हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज जो कि होंगे 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक के। जो भी हमने 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त में पढ़ा है उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप हमारे चैनल पर जाके उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पहला। नाग रिवर फ्लोज थ्रू। नाग रिवर फ्लोज थ्रू। कहाँ बहती है नाग रिवर? इसके रिवर के नाम के ऊपर एक शहर का नाम भी है। अगर आपको याद आ गया होगा तो सही है, वरना मैं अभी आंसर बता देता हूं इसका। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नाग रिवर बहती है। ओरिजिनेट भी महाराष्ट्र में होती है और खत्म भी महाराष्ट्र में ही हो जाती है। ये याद रखना है, नाग रिवर इंटरस्टेट रिवर नहीं है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही बहती है, एक ही स्टेट में बहती है। और शहर कौन सा था जो जिसका नाम इसके नाम से रखा गया है? वो शहर है हमारा नागपुर। नागपुर शहर है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। याद रखना है, नाग रिवर इज इन महाराष्ट्र। अब कश्मीर सैफरन के बारे में पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये सबसे पहले आपने अच्छे से पढ़ना है। यहाँ क्या लिखा है? करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, ये सबसे पहले आपने देखना है। करेक्ट और इनकरेक्ट का हमेशा ध्यान रखना है। रिगार्डिंग कश्मीर सैफरन, तो कश्मीर सैफरन की बात हो रही है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है कल्टिवेटेड इन करेवास ऑफ J&K। दूसरी है ओनली सैफरन टू बी ग्रोन एट अल्टीट्यूड ऑफ 1600 to 1800 मीटर। तीसरी है लच्छा सैफरन, मोंगरा सैफरन, गुची सैफरन आर टाइप्स ऑफ कश्मीर सैफरन। क्या ये तीनों टाइप है कश्मीर सैफरन के? और आखिरी स्टेटमेंट में है हमारी कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन वर्ल्ड। पूछा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखते हैं इनमें से। पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, कितने आसान ऑप्शन है। सबसे इजी ऑप्शन है। मतलब क्या है इसका? आपको सिर्फ एक एलिमिनेट करना है इनमें से। अगर एक एलिमिनेट कर दिया आपने तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहली स्टेटमेंट से। कल्टिवेटेड इन करेवास ऑफ J&K। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था, करेवास बोलते हैं लैंड को जहां पर उगाया जाता है कश्मीर सैफरन। J&K में होता है, मेनली श्रीनगर के जो आसपास एरिया है वहां पर ये उगाए जाते हैं। श्रीनगर के आसपास जो एरिया है, याद रखना है आपको। और कहाँ उगाए जाते हैं? करेवास बोलते हैं उनको। और पहली स्टेटमेंट तो होगी करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ओनली सैफरन। ओनली वर्ड पर ध्यान देना है। ओनली सैफरन टू बी ग्रोन एट अल्टीट्यूड ऑफ 1600 to 1800। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिल्कुल। ये अकेला ऐसा सैफरन है जो इतनी ऊंचाई पर उगाया जाता है। तो दो स्टेटमेंट तो पहली करेक्ट हो गई, पहली और दूसरी। तीसरा क्या है? लच्छा सैफरन, मोंगरा सैफरन, गुची सैफरन आर टाइप्स ऑफ कश्मीर सैफरन। तो क्या है? तीनों है टाइप कश्मीर सैफरन के। हाँ जी बिल्कुल, ये तीनों टाइप है कश्मीर सैफरन के। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? मेनली इनकी प्रोसेसिंग का। लच्छा सैफरन में क्या करते हैं हम? स्टिग्मा को सीधा निकाल के हम उसे सेल कर देते हैं। बट इन दोनों में स्टिग्मा को निकाल के उससे पहले सुखाया जाता है, फिर उसे ट्रेडिशनल वे में प्रोसेस किया जाता है, फिर बेचा जाता है आगे। तो ये तीनों कश्मीर सैफरन के टाइप है। तो पहली तीन स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होगी। आखिरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट नहीं है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट। सबसे पहले नंबर पर कौन सी है? वो है ईरान। कौन सी कंट्री है? ईरान। ईरान कंट्री है। ईरान इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन वर्ल्ड।
इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, ये याद रखना है आपको। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट पूछा है 1 2 3, 1 2 3 मतलब ए ऑप्शन सही होगा। अगर सपोज आपको ये तीनों स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, बट आपको इसके बारे में पता है, फोर्थ के बारे में, कि ये गलत है, तो भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाते एलिमिनेशन मेथड से। कैसे, देख लीजिए। फोर्थ आपको पता चल गया कि गलत है, फोर्थ यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी, तो ये तीनों तो गलत हो गए, जो बच गया वो सही आंसर हो गया। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कई बार आपको सारे ऑप्शन नहीं पता होंगे, बट जो पता है ऑप्शन को उनसे मिलाना है, तो आपको ध्यान रखना है, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस्तांबुल कन्वेंशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसने वीडियोस देखी होंगी हमारी वो बड़ी जल्दी बता देगा इसे। तो इन इस्तांबुल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता है इस्तांबुल कन्वेंशन? क्या एनवायरनमेंट से है, या वायलेंस है, या न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है, या फिर ग्रीन हाउस से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इस्तांबुल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। किससे रिलेटेड है? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इस्तांबुल कन्वेंशन। याद रखना इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, एनजीटी के बारे में है। स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं तीनों। सबसे पहले तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है कि हमने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया, उसके बाद ये बॉडी बनी है, तो ये मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडी का। तो क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है कि हेड ऑफिस कहां पर है, दिल्ली में। ओरिजिनल ऑफिस कहां पर है, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। तो थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू हैव एन एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल। तो देखते हैं पूछा क्या है, करेक्ट। सबसे पहले ये पढ़ना है, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ बिल्कुल, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक एक्ट पास किया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, उसके बाद ये बॉडी बनी है, 2010 में बॉडी बनी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। यहां तक बिल्कुल करेक्ट है, हेड ऑफिस कहां है, न्यू दिल्ली में। अभी दूसरा पार्ट भी है स्टेटमेंट का, इसमें क्या है, रीजनल ऑफिस आर इन भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। क्या है, सही है? क्या इन चारों सिटीज में एनजीटी के ऑफिस है? हाँ बिल्कुल है, इन चारों सिटी में एनजीटी का ऑफिस है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। दूसरी स्टेटमेंट भी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू हैव एन एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल। तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, ये स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल ही, क्योंकि इंडिया पहली नहीं तीसरी कंट्री है, इंडिया तीसरी कंट्री है। उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास ऐसा एक ट्रिब्यूनल है जो कि इन्वायरमेंट से डील करता है। तो ऑप्शंस क्या हो गए, करेक्ट पूछा है, यहाँ पर तीसरा आ गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। 1 और 2 करेक्ट है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है आपने, और ऊपर भी अच्छे से पढ़ना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ये ध्यान देना है आपने अच्छे से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, सेडिशन लॉ के बारे में है। सेडिशन लॉ कौन से सेक्शन में, हमारे इंडियन पिनल कोड के बारे में मैंने आपको बताया था अच्छे से। तो कौन सा है, 75, 124, 124A या 256? तो आपको मेनली जिसने वीडियो देखी होगी उसे हल्का सा याद होगा कि इन दोनों में से एक है। तो मैंने आपको बताया था कि 124A है, याद रखना है। आंसर इसका क्या होगा, सी, 124A। ए याद रखना साथ में, 24A, 124A ये नहीं है। ऑप्शन में ये भी जरूर दिया होगा, अगर एग्जाम में आया 124 भी दिया होगा, बट आंसर क्या है, 124A आंसर है। सेडिशन लॉ, देशद्रोह का लॉ इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 124A में है।
आगे चलते जीआई टैग के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर, क्या स्टेटमेंट है सबसे पहले, इट इज अ मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड एंश्योर्स दैट रजिस्टर्ड authorized user or at least those residing inside that geographical territory are allowed to use the popular product। दूसरी स्टेटमेंट है जीआई टैग इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट। एक्ट कब था, 1999 का। और इशू कौन करता है, तीसरी स्टेटमेंट में दिया गया है इशूड बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो अब देख लीजिए इन तीनों स्टेटमेंट को। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, जीआई टैग मार्क इज अ मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड एंश्योर्स क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये बताता है कि प्रोडक्ट सही है, बिल्कुल ओरिजिनल है, और ओनली रजिस्टर्ड यूजर्स और एट लीस्ट दोज रिसाइडिंग इनसाइड दैट जियोग्राफिकल टेरिटरी, जो रजिस्टर्ड यूजर होंगे और उस जियोग्राफिकल टेरिटरी के वेंडर्स होंगे वही इसे बेच पाएंगे और कोई नहीं कर बेच पाएगा इसे। तो जो माल प्रैक्टिसेस की जाती है मिलावट की वो नहीं होगी, आपको नकली माल नहीं बेचा जाएगा। अगर जीआई टैग उस पर है तो मतलब वो ऑथेंटिक मटेरियल है बिल्कुल, अगर जीआई टैग उस पर लगा हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्या है पहली स्टेटमेंट, करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यही एक्ट है जो गवर्न करता है जीआई टैग को, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट। तीसरी स्टेटमेंट है इशूड बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये भी करेक्ट है। कौन इशू करता है जीआई टैग को, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो हमारी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से, देख लीजिए अच्छे से, पढ़ लीजिए स्टेटमेंट को और ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। अब आप में से कई लोग सी करेक्ट कर रहे होंगे, आई होप सी करेक्ट कर रहे होंगे, बट एक बार फिर से ऊपर जाइए और अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। ऑप्शन विल बी डी, नन ऑफ दी अबव। तो ये ध्यान देना है आपने, करेक्ट और इनकरेक्ट के चक्कर में नहीं फंसना है। आंसर क्या है, नन ऑफ दी अबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स के बारे में मैंने आपको कल ही पढ़ाया है, अगर कल की वीडियो आपने देखी है तो आप जरूर इसका आंसर दे पाओगे। गोलन हाइट is a disputed area between Israel and Jordan, Israel and Lebanon, Israel and Syria, Israel and Egypt। तो इजराइल तो तीनों चारों में कॉमन है, आपको बस पता होना चाहिए इन चारों कंट्रीज में से किसमें गोलन हाइट्स आता है। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो आप सीधा आंसर बता दोगे, इसका आंसर है सी, इजराइल एंड सीरिया। गोलन हाइट्स इज इन इजराइल एंड सीरिया, इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूटेड एरिया है गोलन हाइट्स, इजराइल के नॉर्थ में है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन रिगार्डिंग रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन पूछा गया है, करेक्ट पूछा है। ये सबसे पहले पढ़ना है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है, करेक्ट। रामसर कन्वेंशन से सबसे पहले तो आल्सो कॉल्ड कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, क्या इसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है साइंड ऑन 2/5/1971। तीसरा है इंडिया है 37 रामसर साइट। तो फोर्थ है रामसर इज अ सिटी इन ईरान नियर पर्शियन गल्फ। देख लीजिए, अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड ही कन्वेंशन है, वेटलैंड के कंजर्वेशन से रिलेटेड ये कन्वेंशन है। दूसरा है साइंड ऑन 2/5/1971, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और 2/5 को क्या होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है 2/5 को, याद रखना है 2/5 को क्या होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्यों होता है, क्योंकि हमने रामसर कन्वेंशन साइन किया था इस दिन, तो रामसर कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहते हैं। पहली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद इंडिया है 37 रामसर साइट, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है।
पहले कितनी थी 27 थी, अभी जनवरी में हमने 10 और साइट्स ऐड की है इसमें, अब टोटल हो चुकी है 37। फोर्थ स्टेटमेंट है रामसर इज अ सिटी इन ईरान। बिल्कुल सही है यहां तक, रामसर इज अ सिटी इन ईरान। आगे क्या लिखा है नियर पर्शियन गल्फ, तो क्या पर्शियन गल्फ के पास थी ये सिटी? मैंने आपको बताया था जब मैंने वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि ये कहाँ किस के नजदीक है। तो ये पर्शियन गल्फ के पास में नहीं है, याद रखना है। ये कहाँ है? कैस्पियन सी के पास है, कैस्पियन सी के पास है ये। रामसर सिटी इज नियर कैस्पियन सी, नॉट नियर पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ ईरान के साउथ में है, तो कैस्पियन सी ईरान के नॉर्थ में है, याद रखना है। ऐसे पूछ सकते हैं कि रामसर इज इन नॉर्थ ऑफ ईरान और इन साउथ ऑफ ईरान, तो रामसर इज इन नॉर्थ ऑफ ईरान। अब फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, पूछा गया है करेक्ट, तो देख लीजिए इसमें फोर्थ है, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट और ये भी एलिमिनेट, बची कौन सी? पहली स्टेटमेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन हो गया ए हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे एलिमिनेट करना है आपको, एक गलत पता चल गया तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और बची कौन सी? ए। सपोज आपको तीसरा ऑप्शन के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है, बट आपको फोर्थ के बारे में मालूम है, तो भी इसका आंसर आप अच्छे से दे पाओगे। अब देखते हैं अगली स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है पहली स्टेटमेंट में? इंडिया हैज ओनली 2 साइट्स अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? ये पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट है। जो इसके अंदर साइट्स आती है उन्हें थोड़ा ज्यादा कंजर्व करना पड़ता है, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत ज्यादा होती है जो वेटलैंड्स मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। तो क्या कह रही है पहली स्टेटमेंट कि इंडिया हैज ओनली 2 साइट्स। दूसरा क्या कह रहा है? केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात। कौन सा पार्क? केवलादेव नेशनल पार्क। तीसरी स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकेटेड इन लोकतक लेक इज इन मणिपुर। और पूछा गया हमसे करेक्ट, ये सबसे पहले पढ़ना है आपको, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। तो देख लीजिए पहली स्टेटमेंट क्या है? इंडिया हैज ओनली 2 साइट्स, तो बिल्कुल सही है, 2 साइटें हैं। कौन कौन सी है? पहली है केवलादेव नेशनल पार्क और दूसरी है लोकतक लेक। ये दोनों साइट्स हमारी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। गुजरात में नहीं है केवलादेव नेशनल पार्क, ये है हमारे राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। गुजरात के ऊपर क्या है? राजस्थान, उसमें केवलादेव नेशनल पार्क है। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है? वर्ल्ड्स ओनली की तरफ ध्यान दीजिए, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकेटेड इन लोकतक लेक। क्या वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकतक लेक में है? तो हाँ बिल्कुल सही है, लोकतक लेक में है। यहां तक करेक्ट हो गया। आगे भी पार्ट है स्टेटमेंट का, ये भी देखना है। तो क्या आगे क्या कह रहा है कि लोकतक लेक इज इन मणिपुर। क्या लोकतक लेक मणिपुर में है? तो हाँ जी ये बिल्कुल सही है, लोकतक लेक हमारा मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में। और लोकतक लेक में वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो तीसरी भी सही होगी, दूसरी गलत है। अब दूसरी गलत होगी, एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑल ऑफ दी अबव भी नहीं होगा, बच्चा कौन सा? सी। आंसर होगा इसका सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं पहले। क्या है? टाइगर सेंसस इज डन आफ्टर एवरी 4 इयर्स। तो पढ़ाया था मैंने आपको टाइगर सेंसस के बारे में। तो क्या 4 सालों बाद होता है? कब 4 सालों बाद टाइगर सेंसस होता है? हाँ जी ये बिल्कुल सही है, हर 4 सालों बाद टाइगर सेंसस होता है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट क्या है? मध्य प्रदेश इज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स। एमपी के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस। जो भी लेटेस्ट सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग एमपी के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है। क्या ये सही है या गलत है? तो जिसने वीडियो देखी होगी अच्छे से उसको पता होगा ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटका और तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड। तीसरी स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट है कि पेंच सेंचुरी इज इन झारखंड।
पेंच सेंचुरी इज इन झारखंड। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पेंच सेंचुरी झारखंड में नहीं, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है पेंच सेंचुरी, और पेंच सेंचुरी में ही सबसे ज्यादा टाइगर पाए गए थे। ये याद रखना है आपको। पेंच सेंचुरी इज इन मध्य प्रदेश। इस साल इससे क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। पेंच सेंचुरी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अब कौन सी स्टेटमेंट गलत हो गई? ये हो गई गलत। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? तीसरी गलत हो चुकी है। तो आई होप आप में से कई लोगों ने यही आंसर किया होगा 1 और 2, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट गलत हो चुकी है। बट देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। यही एग्जामिनर आपके साथ खेल जाएगा इन्हीं दो वर्ड्स में, इनकरेक्ट और करेक्ट में। ये ध्यान से पढ़ना है। इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? सी, क्योंकि सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये नहीं होगा। ध्यान से पढ़ना है इनकरेक्ट और करेक्ट को। अब पढ़ लेते हैं बोत्सवाना कंट्री के बारे में। क्वेश्चन है सबसे पहले तो क्या पूछा है, करेक्ट या इनकरेक्ट? क्या पूछा है यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन ढूंढने हमें, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट ऑप्शंस पूछा है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट है कि लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। क्या है? नॉर्थ में है अफ्रीका कंटिनेंट के ये कंट्री। दूसरा है शेयर्स बॉर्डर विद साउथ अफ्रीका कंट्री। अब साउथ अफ्रीका कंट्री आपको पता है साउथ में है, और ऊपर वाली स्टेटमेंट है कि नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी। नीचे पूछा है कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड हियर। अब आपको कालाहारी के बारे में अगर पता है तो ये साउथ में है, साउथ ऑफ अफ्रीका में है कालाहारी। और क्या ये लोकेटेड है बोत्सवाना में? ये भी पता होना चाहिए। तो हाँ, ये बिल्कुल बोत्सवाना में कालाहारी डेजर्ट है। तो तीसरी स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? शेयर्स बॉर्डर विद साउथ अफ्रीका। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पहली क्या है? लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, तो कहां होगी? साउथ अफ्रीका में। कालाहारी डिजर्ट भी है इसमें। अब क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। तो फिर से लगाइए एलिमिनेशन टेक्निक। पहला गया, तीसरा गया, चौथा गया, बचा कौन सा? बी ऑप्शन। आंसर क्या होगा? 2 और 3। एलिमिनेशन टेक्निक का आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से यूज करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? रीड स्टेटमेंट केयरफुली। अच्छे से पढ़नी है स्टेटमेंट। पार्टिकुलेट मैटर आल्सो कॉल्ड पार्टिकल पोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स फाउंड इन द एयर। तो क्या है? स्टेटमेंट सही है। मैंने पढ़ाया था आपको कुछ दिन पहले पीएम के बारे में, बताया था कि ये वाले पीएम पार्टिकुलेट मैटर हमारे जो प्रेजेंट पीएम है मोदी जी, उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ये वाला पीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताया था। तो क्या इसे पार्टिकल पोल्यूशन भी कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्या सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट होती है इसमें? ये भी सही है बिल्कुल। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। PM10 मींस इनहेलेबल पार्टिकल विद PM10। आपने सुना होगा कई बार PM10, PM2.5। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि इनहेलेबल पार्टिकल्स है और विद डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या उससे स्मॉलर। याद रखना स्मॉलर पूछा, 10 माइक्रोमीटर और स्मॉलर। हमारे हेयर की डायमीटर, एवरेज डायमीटर होती है 70 माइक्रोमीटर। देख लीजिए कितना छोटा ये पार्टिकल होता है। तो हाँ, ये दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। PM10 का मतलब यही होता है, इनहेलेबल पार्टिकल विद डायमीटर 10 माइक्रोमीटर और लेस देन। तीसरी स्टेटमेंट है कि PM2 मींस इनहेलेबल पार्टिकल, सही है, विद डायमीटर दैट आर जनरली 2.5 मीटर। यहां तक बिल्कुल सही स्टेटमेंट चल रही है यहां तक। उसके बाद क्या है? एंड बिगर। ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। एंड बिगर नहीं, यहाँ क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। दो स्टेटमेंट ऊपर वाली करेक्ट है, नीचे वाली गलत है। अब देख लीजिए कौन सा आंसर होगा इसमें से। क्या ए होगा या सी होगा या फिर बी होगा?
तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, यहाँ क्या लिखा है, इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट कौन सी है, तीसरी, तो आंसर होगा बी। ध्यान से पढ़िएगा पूरे क्वेश्चन को जब भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करें कोई भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के बारे में। सबसे पहले स्टैट्यूटरी बॉडी है, जी हाँ बिल्कुल है। एक्ट लाए थे हम, एक पार्लियामेंट में बिल लाए थे, उसको पास करवाया, उसके बाद ये बॉडी बनी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैब्लिश्ड इन 1974, बिल्कुल सही है यहाँ तक, 1974 में हुई थी, अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट। ये गड़बड़ होगी, यहाँ नहीं है, एयर की जगह क्या आएगा, वाटर आएगा। एयर वाले को हमने बाद में ऐड किया था इसमें, बट स्टैब्लिश हमने किया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ये याद रखिएगा। तो अब क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा है। करेक्ट कौन सी है, पहली करेक्ट है, ओनली वन आंसर होगा इसका, बाकी सारे गलत है। अगला देखते हैं, रीड स्टेटमेंट केयरफुली अच्छे से पढ़ना है। चाइना के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, तो पहली स्टेटमेंट है कि चाइना शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। देख लीजिए 4 कंट्रीज है, क्या इन चारों के साथ बॉर्डर शेयर करता है चाइना? तो वियतनाम के साथ तो बिल्कुल करता है, उसके साथ तो लड़ाइयां चलती रहती है चाइना के। लाओस और थाईलैंड में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, म्यांमार के साथ भी बिल्कुल करता है। तो इन दोनों में से सिर्फ लाओस के साथ चाइना बॉर्डर शेयर करता है, थाईलैंड के साथ नहीं करता, याद रखना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। दूसरी क्या है, चाइना इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। एरिया वाइज क्या चाइना सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, बताया था मैंने आपको। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि सेकंड नहीं थर्ड आएगा, यहाँ पर सेकंड नहीं थर्ड आएगा। एरिया वाइज चाइना इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। एरिया वाइज सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है हमारी रशिया, चाइना के ऊपर कंट्री है वो है सबसे बड़ी। एरिया वाइज फर्स्ट पर आती है रशिया, सेकंड पर आती है कनाडा, और चाइना आती है थर्ड पर। हमारा इंडिया याद रखना है वो आता है 7 नंबर पर। एरिया वाइज हम 7 नंबर पर है और पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पर है। थर्ड, तो दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पर होगी गलत, क्योंकि यहाँ क्या लिखा सेकंड, बट चाइना इज ऑन थर्ड। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, मंगोलिया इज लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन वर्ल्ड। या मंगोलिया लैंडलॉक्ड कंट्री लार्जेस्ट, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कौन सी कंट्री है, वो है कजाकिस्तान। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। देखिए ध्यान से क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा है, तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन, नाटेसा के बारे में पढ़ाया था आपको। नाटेसा इज 9th सेंचुरी सैंडस्टोन आइडल। क्या 9th सेंचुरी का था, तो हाँ 9th सेंचुरी का था ये आइडल, और सैंडस्टोन का था, हाँ जी ये सैंडस्टोन का था। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टाइल क्या था, जो आर्ट थी जिससे बनाया गया था उसे, क्या प्रतिहारा स्टाइल था? हाँ बिल्कुल प्रतिहारा स्टाइल था। पहली दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ओरिजिनली बिलोंग्स टू राजस्थान। तो जी हाँ बिल्कुल राजस्थान को बिलोंग करता था ओरिजिनली, चोरी हो गया था 1998 में, अभी वापस आ रहा है इंडिया। ये न्यूज थी इसके बारे में, तो आपको ये याद रखना है, मेनली 9th सेंचुरी में था, प्रतिहारा स्टाइल है और सैंडस्टोन है। तो आंसर क्या हो गया, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल दी अबव करेक्ट पूछा है इसलिए ऑल दी अबव आंसर हो गया इसका। AJO न्यू, ये क्या था, बिलीरुबिन लेवल टेस्टिंग डिवाइस। क्या ये बिलीरुबिन लेवल टेस्टिंग डिवाइस था? बिलीरुबिन क्या होता है, हमारे ब्लड में होता है। कब बनता है बिलीरुबिन, जब रेड ब्लड सेल मर जाते हैं तो हमारे ब्लड में बिलीरुबिन बनता है, ये येलोइश इन कलर होता है, याद रखना है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बिलीरुबिन लेवल टेस्टिंग डिवाइस है। और दूसरी देख लेते हैं किसने बनाया है, डेवलप्ड बाय प्रोफेसर समीर के पाल एंड हिज ग्रुप एट SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज। क्या इस इंस्टीट्यूट ने बनाया इसे, तो जी हाँ ये भी करेक्ट है, और ये इंस्टीट्यूट कोलकाता में है। पूछा गया है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट कौन सा हो गया, तो सी आंसर हो गया इसका, बोथ 1 and 2। अगली स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट
ट्रैफिकिंग इन पर्सन, स्टोरी बताई थी आपको एक उड़ीसा की लड़की के बारे में जो न्यूज में आई थी, ट्रैफिकिंग से रिलेटेड स्टोरी थी, याद कीजिएगा क्या थी। स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको क्या याद रखना है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग कब होता है, ये होता है 30 जुलाई को, याद रखना है आपको, 2 दिन पहले ही आपको पढ़ा है 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन होता है। अब आ गया ग्लोबल टाइगर डे, अभी आपको टाइगर सेंसस के बारे में क्वेश्चन था, तो बताइए ग्लोबल टाइगर डे कब होता है, 25 को होता है, 27 को, 29 को या 31 को, तो इसका आंसर है सी 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे होता है, 29 जुलाई को, याद रखना है आपको 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे, 30 को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन और 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड डे और पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन बैंडिकूट, बैंडिकूट क्या है, मैनहोल क्लीनिंग डिवाइस है, रॉकेट लॉन्चर है, एयरक्राफ्ट है या अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, क्या है बैंडिकूट। तो आपको बताया था कि गुवाहाटी में एक नया डिवाइस आया है मैनहोल क्लीनिंग का, तो उसका नाम है बैंडिकूट, तो बैंडिकूट क्या हो गया, मैनहोल क्लीनिंग डिवाइस। नॉर्थ ईस्ट रीजन का हमारे पहला ऐसा डिवाइस है बैंडिकूट, जो कहा इनोग्रेट हुआ है गुवाहाटी में, गुवाहाटी कहा है असम में, असम की कैपिटल क्या है दिसपुर, याद रखना है, और असम में क्या है काजीरंगा है, असम में मानस है, याद रखना है ये सभी बातें आपको। और पूरी कंट्री का ये तीसरा ऐसा डिवाइस है, इससे पहले गुरुग्राम में है और कोयम्बतूर में है, गुरुग्राम को कहते हैं सिटी ऑफ मिलेनियम और कोयम्बतूर को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ साउथ, याद रखना है ये सारी चीजें आपको। आगे स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से, जिम्बाब्वे इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, क्या लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये कंट्री है ये घिरी हुई है बाकी और कंट्रियों से, मतलब कि इसका कोई भी डायरेक्ट सी रूट नहीं है, मतलब ओशियन से टच नहीं करती इसकी बाउंड्री, किसी भी ओशियन से टच नहीं करती इसकी बाउंड्री, या सी से टच नहीं करती। यहाँ ऐसे लेक हो सकता है बट अगर लेक के आगे और कंट्रीज है, लेक भी गिरा हुआ है कंट्रियों से, तो भी ये लैंडलॉक्ड ही मानी जाएगी, याद रखना है आपको। तब पूछा गया है जिम्बाब्वे इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, बिल्कुल सही है, जिम्बाब्वे लैंडलॉक्ड कंट्री है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, नॉर्थ ऑफ द अफ्रीका कंटिनेंट, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। विक्टोरिया फॉल्स इज लोकेटेड बिटवीन जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया, ये 2 कंट्रीज है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है विक्टोरिया फॉल्स, कहाँ लोकेट है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर पर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरी है लेक कारीबा, लेक कारीबा इज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल का क्या मतलब कि मानव द्वारा बनाया गया है, नेचुरली नहीं बना है, वो मैन मेड लेक है, याद रखना है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेक कारीबा भी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है और ये भी जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, तो यहाँ नॉर्थ नहीं साउथ आएगा, ये भी साउथ ऑफ दी अफ्रीका है, बोट्सवाना के ऊपर है, अभी आपको बोट्सवाना के बारे में पढ़ाया था। तो स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, दूसरी गलत है, पहली भी करेक्ट है, दूसरी गलत होगी तो लगाइए एलिमिनेशन टेक्निक, यहाँ 2 है गलत, यहाँ 2 है गलत, यहाँ 2 है गलत, बचा कौन सा, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, याद रखना सी करेक्ट है। अब देखते हैं डेड सी कहाँ है, कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में डेड सी है। कल ही आपको पढ़ा है इजराइल के बारे में, तो इजराइल के साथ तो बिल्कुल है क्योंकि 4 ऑप्शन में इजराइल है, बट दूसरी कौन सी कंट्री है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है या इजिप्ट है। तो इसका आंसर अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी आपको पता होगा, इसका आंसर है जॉर्डन, इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में डेड सी है। अब आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, इजराइल शेयर्स बाउंड्री विद, इजराइल इन किन कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है, पहली है जॉर्डन, दूसरी इजिप्ट, सीरिया, लेबनान और सी भी दिए हुए हैं, मेडिटेरेनियन सी या गल्फ ऑफ अकाबा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इन 6 में से किसके साथ इजराइल अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको बिल्कुल पता होगा इसका आंसर क्या है, जॉर्डन के साथ भी शेयर करता है, इजिप्ट के साथ भी, सीरिया के साथ भी, गोलन हाइट्स
वो सीरिया और इजराइल के बीच में आता है। जॉर्डन अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया, डेड सी आता है। लेबनान के साथ भी शेयर करता है, इजिप्ट के साथ भी, और मेडिटेरेनियन सी के साथ भी शेयर करता है। गल्फ ऑफ अकाबा में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर इजराइल का मैप देखेंगे अच्छे से, नीचे आकर देखिए, बिल्कुल नीचे इजराइल के साउथ में गल्फ ऑफ अकाबा है, इसके साथ भी टच करता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑल दी अबव। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये कंट्री है इजराइल, ये सारी इजराइल है, ये बॉर्डर है इसका, ये लाइन जा रही है। इस साइड कौन सी कंट्री है? जॉर्डन। यहाँ जॉर्डन से बॉर्डर टच हो रहा है। इधर क्या है? इजिप्ट, इजिप्ट कंट्री है, इजिप्ट से भी टच हो रहा है। ऊपर देखिए ये कंट्री है, ऊपर कौन सी कंट्री है? लेबनान, लेबनान के साथ भी टच हो रहा है। ये देखिए सीरिया, सीरिया के साथ भी यहाँ पर टच हो रहा है। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, गोलन हाइट्स देख लीजिए, सीरिया और इजराइल के बीच में गोलन हाइट्स है। और डेड सी देखिए यहाँ पर, ये है डेड सी, ये गोले के अंदर क्या है? डेड सी। कौन सी दो कंट्री में? जॉर्डन और इजराइल के बीच में। अब मेडिटेरेनियन सी देख लीजिए, ये है मेडिटेरेनियन सी, बिल्कुल टच करती है इसकी बाउंड्री इजराइल के साथ। और बचा क्या? गल्फ ऑफ अकाबा। नीचे आइए, बिल्कुल नीचे आइए, यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ अकाबा भी है। ये बिल्कुल हल्की सी बाउंड्री है इजराइल की, जो गल्फ ऑफ अकाबा के साथ टच करती है। आई होप आपको सारे एमसीक्यूज क्लियर होंगे। अगर कोई भी एमसीक्यूज आपको नहीं पता चले तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं चैनल पर जाके। थैंक्स।